हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर देखा था। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर दोनों में डिफरेंस क्या है। साथ में हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे लाइक रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसी पे आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, अ कंडक्टिंग सेल कंसिस्ट ऑफ 0.01 molar zinc sulfate solution and the resistance of solution is 200 ohm. Electrodes are 10 centimeter apart and area of electrode is 20 centimeter square. Calculate conductance, specific conductance, molar conductivity and equivalent conductivity. ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल क्या होता है और हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे। तो उस कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड और एनोड। तो अगर हमें कुछ नहीं दे रखा है तो हम मान के चलेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया क्या है, सेम है। और वो एरिया में दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेसिस्टेंस दे रखा है उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें 200 ओम और उसका मोलरिटी हमें गिवन दे रखी है। और दोनों इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जो चीज़ें गिवन है पहले मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। पहली चीज हमें दे रखी है मोलरिटी, हमें दे रखी है मोलरिटी दे रखी है हमें इलेक्ट्रोलाइट की 0.01। सेकंड चीज हमें दे रखी है इसमें रेसिस्टेंस, जिसको R से रिप्रेजेंट करते 200 ओम। नेक्स्ट हमें दे रखा है इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते, वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एंड लास्ट चीज हमें दे रखी है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस वन बाय वन कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट इसने पूछा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम सब देख चुके हैं। और जो कंडक्टेंस होता है वो हमने बात करा था रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस हमें दे रखा 1/200 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका इन्वर्स है तो ओम इन्वर्स या मो या सीमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम रिप्रेजेंट करते के से, कपा से। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला आप सब सारे याद कर ले अब, ठीक है। 1/R इंटू L/E, ठीक है। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला है। हाँ, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दे रखा होता तब तो मैं डायरेक्ट इन्वर्स लिख देता, लेकिन क्योंकि इस केस के अंदर मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस के केस में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में कहीं पे भी रेसिस्टिविटी नहीं दे रखी, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला इसका यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि होता है 1/R इंटू L/E। यहाँ पर मुझे 1/R की वैल्यू दे रखी है 1/200 इंटू L की वैल्यू मुझे दे रखी है 10 और A की वैल्यू दे रखी है मुझे 20। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट ये तो इसकी तो होगी ओम इनवर्स और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थर्ड पार्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा बोलते हैं इसको भी, और m लिख देते हैं, तो ये हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डेराइव करा था, वो होता है कप्पा इंटू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं अभी, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 1/400, ये तो होगी k की वैल्यू, इंटू इस फॉर्मूले में 1000 है वो लिखा मैंने, और मोलरिटी हमें दे रखी 0.01।
इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये अप्रॉक्स 250 के अराउंड आएगा ये, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन मोल के अंदर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिएगा, कई बार यूनिट भी पूछ लेता है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले और यूनिट तो आप याद रखें इसमें। और लास्ट फोर्थ पार्ट जो इसमें पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी दोनों में रिलेशन आपको पता है नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, और फिर भी, ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हैं। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है, मोलर में मोलरिटी लिखना होता है और यहाँ पे नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि मोलरिटी हमें दे रखी है और हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जो कि कौन सा आयन देगा, जिंक +2 और सल्फेट -2 आयन देगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि आयन पे दोनों पे चार्ज कितना आ रहा है, +2, तो वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। वैलेंस फैक्टर 2 आ गया तो नॉर्मेलिटी अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो मोलरिटी हमें गिवन दे रखी है 0.01 इंटू वैलेंस फैक्टर 2, तो ये आ जाएगा 0.02, इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो बस इस फॉर्मूले में के की वैल्यू वापस से 1/400 इंटू 1000 फॉर्मूले का और 0.02, ये हमारी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट, ये इस तरीके से वैल्यू जाएगी। तो इसे सिंपल से न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें और फॉर्मूले याद रखें। इसको कॉपी कर ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 has 400 ohm resistance. Conductivity of solution is 4 into 10 raised to the power -6 ohm inverse centimeter inverse. Then calculate cell constant. ठीक है, तो कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है या हमको टर्म समझ में नहीं आ रहे, तो हम यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो स्पेसिफिक बोल दिया, इसने क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट। ये कंडक्टिविटी हमें दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखा है और सॉल्यूशन का हमें रेसिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पर हमें सेल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, L/A का रेशियो को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो ना तो हमें लेंथ दे रखी है, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा, ना ही हमें इलेक्ट्रोड का एरिया दे रखा है। तो फिर हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचें और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे हमें सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होती है L/A, वो तो है नहीं। तो इस केस में मुझे जो जो गिवन दे रखा है पहले मैं वो देख लेता हूँ। मुझे गिवन क्या क्या दे रखा है, मोलरिटी गिवन दे रखी है 0.01, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो गिवन दे रखी है वो दे रखा है मुझे रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का, वो कितना 400 ओम, ठीक है। ये हमें गिवन दे रखा है, मोलरिटी गिवन दे रखी। और थर्ड चीज़ हमें कंडक्टिविटी गिवन दे रखी और वो है 4 × 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इनकी तीन ही हमें डेटा दे रखे, इनकी हेल्प से हमें L/A कैलकुलेट करना है। तो कई लोगों ने, आई थिंक मैंने कंडक्टिविटी सेल के अंदर ही फॉर्मूला बताया था कि इज इक्वल्स टू 1/R, और अभी लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको यूज़ करा था, ठीक है। 1/R × L/A होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे रेसिस्टेंस, ठीक है, 1/R, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1/R × L/A होता है। तो R की वैल्यू दे रखी है, L/A ये रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है, तो K, ठीक है, K हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जो इसमें गिवन दे रखा है। तो यहाँ से इजीली L/A, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं इस रेशियो को,
तो L अपॉन ए क्या हो जाएगा, K इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो K इंटू आर हो जाएगा, और K इंटू आर की जो वैल्यू है वो हमें K की वैल्यू भी दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400। ठीक है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था। सेल कांस्टेंट, तो L अपॉन ए की वैल्यू डायरेक्ट ना दिखे, तो लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरीके से मैंने करा था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, वो यूज़ करा और इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग रेसिस्टेंस 400 ओम, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें लैम्डा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है जिसमें सिलेंड्रिकल शेप में हमें क्या दे रखा है, एक कंटेनर दे रखा है जिसके अंदर उसकी लेंथ तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उस जो सिलेंडर है हमें, ठीक है, उसका मैं बोल सकता हूँ ये क्या दे रखा है, दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा डायमेंशन अजीब से लगा होगा कि सर लेंथ तो ज़्यादा है और आपने कम ली और डाया ज़्यादा ली। ठीक है, तो रैंडमली लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो आपको सरफेस दिख रही है ये कैसा है, ये आपके लिए सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, अब सिलेंडर को ऐसे दिखाना तो दिखने में थोड़ा इलिप्टिकल टाइप लग रहा है, लेकिन इलिप्स नहीं, ये कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एक को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। तो ये एक जो इसका सरफेस है वो एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, और उसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव से करके कनेक्ट कर दिया। तो अब जो हम बात करते हैं, एक तो हमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस जो होता है वो तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये जो इलेक्ट्रोड के एरिया की बात करते हैं वो क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे हमें इससे सर्कुलर का जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है, या मुझे सर्किल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, अगर मुझे इलेक्ट्रोड का एरिया निकालना है तो। ठीक है, तो बस ये इतना से इसमें ट्विस्ट है। तो इसको एक बार चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। और ये बीच के अंदर इसके अंदर कॉपर सल्फेट का 0.2 मोलर कंसंट्रेशन का इसमें क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है। ठीक है, तो आइए देखते इसको सॉल्व करते हैं। वापस से वही क्या क्या चीज़ गिवन दे रखा है, मैं वो लिख देता हूँ। मोलरिटी 0.2 दे रखी मुझे, ठीक है। रेसिस्टेंस मुझे इसका दे रखा है 400 ओम। फिर यहाँ से मुझे दिख रहा है L, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और बात करते एरिया की। अब एरिया ए क्या होता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है, सर्कुलर इन शेप, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई को क्या लिख सकते हो 3.14 या 22/7 भी लिख सकते हो, इनटू रेडियस क्या हो जाएगा, डाया का हाफ, तो 20 बाई, ठीक है, लिख देता हूँ 20/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी एरिया की। अब ठीक है, तो ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम। इसका फॉर्मूला, ए की फॉर्मूला है K इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। यहाँ पर K की वैल्यू क्या हमें गिवन दे रखी है, कहीं पे भी देखोगे K मुझे गिवन नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कोई इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, तब फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन मुझे पता है कि मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, अभी ऑलरेडी हम इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिव कप्पा होती है, उसकी वैल्यू और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/r इंटू L अपॉन
ए, ये वैल्यू लिख सकते हैं, इनटू 1000 इस फॉर्मूले में जो लिखा था, और मोलरिटी इसकी वैल्यू जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। बस अब मेरे पास आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है, और मोलरिटी भी गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से मैं मोलर कंडक्टिविटी क्या कर लूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू लिखेंगे जो कि कितनी दे रखी है, डिनोमीटर में आएगा 400, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू न्यूमरेटर में और क्या जाएगा 1000, एरिया क्या लिखेंगे हम 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 100 और मोलरिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2। बस इसको कैलकुलेट कर ले और जो आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी को इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.39 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट ध्यान रखिए सीमेंस, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, और ये क्या हो जाएगा मोल। ठीक है, क्योंकि लैब के हिसाब से हम बहुत छोटा अमाउंट में लेते तो उसके अकॉर्डिंग इनकी ये वैल्यू हो जाएगी। मीटर में दे रखा हो तो मीटर में लिख देना, सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में, और फिर भी कन्फ्यूजन हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन देख लें, सब्जेक्टिव में तो किसी भी यूनिट में रख दो, कोई फ़र्क नहीं होता है, बस वैल्यू सही लिखना अगर यूनिट कन्वर्ट कर लो तो इस तरीके से ये आपके एक टाइप के क्वेश्चन है। बस उसमें क्या हो रहा है, बस चेंज इतना आ रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर एरिया हमने सरफेस एरिया चेंज कर देगा इस तरीके से, कोई भी, ठीक है, चाहता तो ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर कैसा भी शेप ले लेता तो एरिया आपको चेंज कर देगा बस। ठीक है, इतना सा चीज़ है। और एक अलग फार्मूला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का है जो डायरेक्ट L/A के फॉर्म में नहीं दिखता, मैंने लिखा भी था। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/r को क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट भी होता है। तो कई बार लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार कॉपी कर ले इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे, ठीक है, कंपाउंड्स ले लिए, उनके एक साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चंस भी काफ़ी मिल जाएंगे, सिंपल टाइप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ कंपाउंड्स ले लिए एक साथ, उसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन दे रखी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है मुझे Zn+2। अब Zn+2 हमें दे दिया सब इतना, और उसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है हमें 100। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए क्या होगी। तो आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर हमने एक रिलेशन देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, यह लिख देता हूँ एक बार, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है और मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है वो होता है दिस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन दे रखी है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो क्या करें, 100 हमें दे ही रखा है, डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। अब इस कैटायन हमें दे रखा है तो कैटायन का वैलेंस फैक्टर क्या निकालते हैं, जो उस पर चार्ज होता है, वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो ये इस तरीके से 50 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्ट आइदर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे देगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ वैलेंस फैक्टर देखना है, वो कैटायन हो, एनायन हो या कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, और वहाँ से मोलर कंडक्टिविटी पूछ सकता है, दोनों में वाइस वर्सा कैसे भी ये रिलेशन है। तो इस तरीके से, ठीक है, कुछ कंपाउंड मैंने लिखे, तो आप एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसको क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। ये वैल्यूज़ मैंने दे रखी है इसमें। फॉस्फेट दे रखा है, उसका मोलर कंडक्टिविटी 300,
H2SO4 उसकी मोलर कंडक्टिविटी 120, एल्यूमिनियम सल्फेट उसकी मोलर कंडक्टिविटी 600, कैल्शियम फॉस्फेट 300, सोडियम सल्फेट 400। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैलेंस फैक्टर। तो वैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर ले और इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पर ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। फॉर्मूला ये रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी है 300, ठीक है, गिवन दे रखी है, डिवाइड बाय इसका वैलेंस फैक्टर। तो इस आयन का ये क्या हो गया, एनायन हो गया, तो वैलेंस फैक्टर इसका क्या होगा, जो उस पर चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ जो वैल्यू होती है, ठीक है, +2 या -3, ठीक है, सिंबल के साथ नहीं लिखना, सिर्फ जो भी वैलेंस फैक्टर को भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका जो चार्ज है वही उसका क्या हो जाएगा, वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी वैलेंस फैक्टर की वैल्यू 3। तो आंसर इसका आ जाएगा यहाँ पर 100। H2SO4 में, ठीक है, H2SO4 में देखोगे तो कैसे ब्रेक होगा ये, 2H प्लस SO4 -2। तो जब इलेक्ट्रोलाइट, तो टोटल हम पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेंगे। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो एक H पे एक प्लस, तो 2 पे कितना आएगा, +2, या फिर पूरा नेगेटिव चार्ज देखोगे तो सल्फेट पे पूरा कितना जा रहा है, -2। तो आइदर नेगेटिव देख लो, पॉजिटिव देख लो, मैग्नीट्यूड हमें देखना है। ठीक है, तो इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 60। ठीक है, यूनिट नहीं लिखी, आप लोग लिख लेना। एल्यूमिनियम सल्फेट इसका बताया, तो इसमें 2 एल्यूमिनियम +3 प्लस सल्फेट -2, कितने, 3, 2 दे रहे हैं एल्यूमिनियम, तो ये 2 लिखा मैंने। ठीक है, चार्ज इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 और इधर कितना आ जाएगा, -2। तो एक एल्यूमिनियम पे +3 है तो 2 पे कितना आएगा, 6। इसी तरीके से एक सल्फेट पे -2 है तो 3 पे कितना आ जाएगा, वो भी 6। तो आइदर पॉजिटिव ले ले, नेगेटिव ले ले, सेम ही आएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 6, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 100। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट, तो 3 कैल्शियम, एक कैल्शियम पे +2 प्लस 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है, -3। तो ये वापस से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, 2 इधर करो, जिस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 300 डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, एक कैल्शियम पे +2 है तो 3 पे कितना हो जाएगा, 6, एक फॉस्फेट पे -3 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, ये भी 6। तो आइदर पॉजिटिव लो, आइदर नेगेटिव लो, ये भी कितना आएगा, 6। तो ये कितना आ जाएगा, 50। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट है, तो 2Na+ और सल्फेट -2, सही है। तो एक Na पे +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2, और एक सल्फेट पे सिर्फ कितना है, -2। तो आइदर -2 लो या +2 लो, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, जिसमें आइदर मोलर कंडक्टिविटी दे रखा होगा या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा होगा। तो आइदर कैटायन है या एनायन है या इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, उस पर उसका चार्ज कितना है। कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज, एनायन है तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोलाइट है तो आइदर पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लो, और वैलेंस फैक्टर बस कैलकुलेट करना है। तो रिडॉक्स जिसको थोड़ा सा आता है उसके लिए थोड़ा ये वाला पार्ट थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि वैलेंस फैक्टर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले एक बार। फिर एक नोट के फॉर्म में एक पॉइंट लिखा है, इफ 2 इलेक्ट्रोलाइट मिक्स्ड देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of final solution is calculated by using this formula, K1 V1 plus K2 V2 equals to K dash V dash, where V dash is equals to V1 plus V2। ठीक है, मैंने जनरलाइज लिखा। ये कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट हुए। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक कोई क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। इसका मैंने मान लिया 50 ml है, इसका मान लिया मैंने 100 ml है। अब दोनों अपने अलग अलग कंडक्टिविटी सेल में रखे हुए। अब मैंने इन दोनों को क्या करा, मिक्स कर दिया एक कॉमन कंडक्टिविटी सेल के अंदर।
ठीक है। कॉमन कंडक्टिविटी सेल से मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर ले, ठीक है। कॉमन से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर मैंने क्या करा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कंडक्टिविटी सेल की, ठीक है, मैं क्यूब के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे एक साइड से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो सेल है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो मैंने ऐसे क्या करे, दो सेल ले लिए। एक बार केस फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइप में मैंने क्या करा, जैसे अभी मैंने क्या बोला था, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया, तो Al2SO4 ले लिया, और इसका मुझे गिवन दे रखा है कि इसका रेसिस्टेंस कुछ है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 50 ओम है, और ठीक है इतना मान लो अभी इसका 50 ओम। इसी तरीके से एक और ऐसा कंडक्टिविटी सेल लिया मैंने सेकंड, और वो मैंने ले लिया कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका रेजिस्टेंस मान लिया 80 ओम है, ठीक है। रैंडमली ले रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसकी वैल्यू होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मैंने यूज़ करा V1 वॉल्यूम 10 ml, और इसका V2 वॉल्यूम मैं ले लिया 20 ml। इस किसी भी कहीं पे रखा हुआ है किसी कंडक्टिविटी सेल में से, उसमें से मैंने 10 ml ये सॉल्यूशन निकाला और एक नए कंडक्टिविटी सेल के अंदर ये फिल कर दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी मैंने मान ली कितनी है, 30 ml की, तो 10 ml तो मैंने ये डाल दिया, और इसमें से मैंने कितना निकाला, 20 ml, और ये भी इसके अंदर फिल कर दिया। मतलब दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को एक ही कंडक्टिविटी सेल के अंदर मैंने मिक्स कर दिया है। आ रही बात समझ में, क्या नोट लिखा है उससे रेस्पेक्टेड बात कर रहा हूं मैं। तो दो ऐसे मैंने दो करे, तो ऐसे में 3 4 5 कितने भी ले सकता हूं। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि अब जो ये मिक्स्ड इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट बना नया, ठीक है, उसमें मिक्स्ड इलेक्ट्रोलाइट आ गए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस कितना होगा, या आर की वैल्यू क्या होगी, आर पता लग जाएगा तो सी भी पता लग जाएगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होगा उसको पता करना है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है, K1 V1 प्लस K2V2 प्लस Kn, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देता हूँ, जनरलाइज Kn Vn इज इक्वल्स टू K डैश V डैश। 1 2 ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, ऐसे कितने भी सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके और नए कंडक्टिविटी सेल के अंदर फिल कर सकते। तो उसका फाइनल सॉल्यूशन का क्या होगा, रेसिस्टेंस या कंडक्टेंस, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो इसमें V डैश है वो सारे सॉल्यूशन का समेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैंने n सॉल्यूशन डाले तो उन सबके सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम का समेशन होगा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, ठीक है। यह है 2 सॉल्यूशन A and B having resistance 100 ohm and 200 ohm respectively in a same type of electrolytic cell. Calculate resultant resistance when equal volume of both solution mixed in a same cell. ठीक है, तो इसका वही मतलब है। पहली बात तो ये कि जो दो सॉल्यूशन है या दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, उनका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और उसने बोला सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेम टाइप से मतलब है कि उसके डायमेंशन सेम है, यानी आ रही मेरी बात समझ में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है, तो ऐसे मान लो कि एक बार मैंने इसके अंदर क्या करा, एक बार इसके अंदर मैंने ए सॉल्यूशन को ऐड करा और दूसरी बार मैंने क्या करा, इसमें बी सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। सेम डायमेंशन के मैंने क्या ले लिए, दो सेल ले लिए। तो एक बार ए सॉल्यूशन इसमें ऐड करा मैंने और एक बार क्या करा, बी सॉल्यूशन ऐड करा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसका मतलब है कि जो इसका एरिया ए है इलेक्ट्रोड का और ये जो लेंथ है इलेक्ट्रोड्स के बीच की, ये दोनों सेल के लिए क्या होगी, सेम होगी।
सेम होने से मतलब क्या है, सेल कांस्टेंट दोनों ए और बी सॉल्यूशन का क्या है, सेम है। फिर आगे ये कह रहा है कैलकुलेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन मिक्स्ड इन अ सेम सेल। एक तो चीज है कि दोनों का इसने इक्वल वॉल्यूम, मैंने बोला कि कुछ भी हो सकता है वॉल्यूम V1 V2, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कितना लिया 10 और 20, लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। कितना अमाउंट है वो नहीं बताया, लेकिन ये बोला इसने इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, डेटा में ज़्यादा गिवन नहीं, सिर्फ इसमें रेसिस्टेंस गिवन है। और उसने दूसरी बात क्या बोली कि जो नया जिस सेल में हम डाल रहे हैं वो भी कौन सा, सेम सेल है, मतलब इसी डायमेंशन का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसने क्या करा है, यूज कर लिया है। नहीं, कैलकुलेट रिजल्टेंट रेसिस्टेंस व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशन मिक्स्ड इन अ सेम सेल, मतलब इसी सेल में, इसी डायमेंशन के सेल में उसने क्या करा, दोनों का आधा आधा सॉल्यूशन ले लिया। तब बताइए कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इसको देखते हैं। ठीक है, आई थिंक कुछ बच्चे कर पाए होंगे। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट वैसे पूरा समझा दिया इसमें। तो अब देखिए, बस देखो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ सेल सॉल्यूशन ए है तो मैंने उसको सेल ए नाम दे दिया। सेल ए के अंदर इसका जो रेसिस्टेंस है उसको मैंने आर ए नाम दिया, और वो कितना दे रखा हमें, 100 ओम दे रखा है। सही है। तो इसका जो सेल कांस्टेंट होगा L अपॉन ए होगा। ठीक है, उस L अपॉन ए को मैंने इस तरीके से लिखा कि ए सेल का सेल कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरीके से और इसका एक चीज और, इसका जो वॉल्यूम है उसको भी मैंने क्या ले लिया, वी ए नाम ले लिया। ठीक है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने लिख दिया। और इसी का मैंने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, के इंटू वी है ना, तो के और वी और के की तो ज़रूरत पड़ेगी, और ये एल अपॉन ए सब में सेम है तो ये लिख दिया, और रेजिस्टेंस में गिरे दे रखा है। तो ए सेल का ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये उसका वॉल्यूम, एल अपॉन उसका सेल कांस्टेंट, और आर ई हमें सिर्फ गिवन दे रखा है। सेल बी, ठीक है, बी सॉल्यूशन है तो मैंने उसको सेल बी नाम दे दिया। तो इसमें उसके रेसिस्टेंस है बी का, वो हमें दे रखा है 200 ओम। एल अपॉन ए को मैंने नाम दे दिया बी सेल के लिए बी, इसके वॉल्यूम को दे दिया बी नाम, और इसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी मैंने नाम दे दिया के बी। अब दोनों को क्या करा, हमने मिक्स करा सेम टाइप के सेल के अंदर हाफ हाफ। इसका मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, ठीक है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले, फॉर्मूला क्या है, इस अभी जो मैंने लिखा था फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग के ए वी ए प्लस के बी वी बी इज इक्वल्स टू के डैश वी डैश। तो पहली बात तो इसमें जो वी डैश है वो क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। सही है, वी डैश क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। और क्योंकि इसमें वी ए और वी बी दोनों क्या है, हाफ हाफ, उसने बोला कि सेम इक्वल वॉल्यूम यूज करना, मतलब वी और वी बी एक्चुअली हुए क्या, इक्वल हुए। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 2v लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें वी ए और वी बी दोनों इक्वल है, और उसको मैंने मान लिया नया एक वॉल्यूम v। ठीक है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम यूज करना है, तो v डैश तो दोनों का समीशन होता है, और उसको मैंने 2v इसलिए माना क्योंकि दोनों इक्वल है और उसको मैंने v मान लिया कॉमन। तो ये तो हुई v डैश की बात। अब बात करते के ए की बात। जो इसमें के ए की वैल्यू होगी वो हमें पता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन आर ए और एल अपॉन ए ऑफ ई, क्योंकि ए सेल है। तो आर ए, ये तो इसकी एक अलग वैल्यू 100, ठीक है, उसको भी मैं रख नहीं रहा हूँ, उसको एज इट इज रख रहा हूँ। बट 1 अपॉन आर ए के अलावा जो एल अपॉन ए है वो दोनों सेल के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने उसको क्या मान लिया, एल अपॉन ए ही मान लिया। क्यों, क्योंकि दोनों सेल के लिए सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेम के बी के लिए जब लिखेंगे तो 1 अपॉन आर बी, और ये हो जाएगा एल अपॉन ए का बी, तो 1 अपॉन आर बी, ये तो अलग वैल्यू है, बट एल अपॉन ए दोनों के लिए सेम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, एल अपॉन ए ऑफ ए इज मस्ट बी इक्वल्स टू एल अपॉन ए ऑफ बी, और विच इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ये कॉमन मैंने मान लिया, क्योंकि एल अपॉन ए का रेशियो सेल कांस्टेंट दोनों के लिए रहेगा, सेम रहेगा।
तो ए सेल का सेल कांस्टेंट बी सेल के सेल कांस्टेंट के बराबर होगा और इसको कॉमन मैंने क्या मान लिया एल अपॉन ए, तो वो लिखा। बस अब ये सारी वैल्यूज़ मैं फॉर्मूले में रख दूंगा, कौन से, इस ओरिजिनल फॉर्मूले में। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख रहा हूँ। वैल्यूज़ है मेरे पास के ए वी ए प्लस के बी वी बी इज मस्ट बी इक्वल्स टू के डैश वी डैश। तो के ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आर ए इंटू एल अपॉन ए, प्लस के बी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आर बी इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू की डैश की वैल्यू क्या होगी, नया रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको मान लिया 1 अपॉन आर डैश इंटू क्या इसका एल अपॉन ए क्या होगा, वो भी एल अपॉन ए ही होगा। क्यों, क्योंकि सेल तो क्या है सेम ही है, जो नया सेल हमने यूज करा वो भी क्या है सेम ही है, तो एल अपॉन ए का रेशियो तो इसमें भी क्या रहना है, सेम ही रहना है। और वी डैश की वैल्यू कितनी दे रखी, 2v। ठीक है, तो आई होप ये इक्वेशन क्या लिखी है मैंने समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा v रह गया, ये लिख दो। के ए की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन आर ए इंटू एल अपॉन ए, और एल अपॉन ए सेल ए का, एल अपॉन ए सेल बी का, और एल अपॉन ए जो नया सेल है सारे क्या है सेम है क्योंकि उनके सेम डायमेंशन है। ए का वॉल्यूम और वी का वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है तो वी लिख दिया मैंने, और जो नया वॉल्यूम है दोनों को मिक्स करा तो वी डैश कितना होगा 2v। बाकी ये ए का रेसिस्टेंस, बी का रेसिस्टेंस और ये नया रेसिस्टेंस। ठीक है, तो बस एल अपॉन ए सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, वी दोनों में से कॉमन आके ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन आर ए बचेगा प्लस 1 अपॉन आर बी बचेगा, और यहाँ से 2 बचेगा तो 2 बाय आर डैश बचेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा आर ए प्लस आर बी अपॉन आर ए इंटू आर बी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर डैश। तो आर डैश क्या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर ए इंटू आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी। तो इसकी बस वैल्यूज़ रख दो, 2, आर ए की वैल्यू कितनी थी 100, आर बी की वैल्यू 200 और 100 प्लस 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 3 ओम। ठीक है, तो ये डेरिवेशन टाइप भी हो गया है। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर रहे इक्वल वॉल्यूम में, तब तो इसका जो नया फाइनल सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका रेसिस्टेंस अगर आपको याद रखना है तो इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा फॉर्मूले याद ना रखें क्योंकि हो सकता है वो इक्वल वॉल्यूम ना कर दे, 1/3 2/3 वॉल्यूम कर दे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, या कई बार वो बोले कि 2 इलेक्ट्रोलाइट की जगह 3 इलेक्ट्रोलाइट दे दे तो भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो छोटा सा डेरिवेशन टाइप है। हाँ, फॉर्मूला जो बेसिक है मैंने बता दिया, K1V1 प्लस K2V2 प्लस KNVN। ठीक, कितने भी इलेक्ट्रोलाइट हो सबको मिक्स करेंगे तो K डैश और V डैश है। V डैश सारे वॉल्यूम जो भी हम ऐड कर रहे हैं उनका समीशन है। और अगर जैसे इस क्वेश्चन में तो थोड़ा क्योंकि डेटा हमें गिवन नहीं दे रखा था और काफ़ी चीज़ें सेम दे दी थी कि सेल सेम है तो एल अपॉन ए सेम हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम इक्वल बोल दिया तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप क्या हो गया, टर्म गायब हो गया। अदरवाइज उसमें हो सकता है अलग से वॉल्यूम भी दे दे, अलग से एल अपॉन ए की वैल्यू भी दे दे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी एक बार देख ले। थैंक यू।